आज की कहानी है कैसे बेटे बहू ने समझी अम्मा बाबूजी की अहमियत। बद्रीनाथ का दिल बेहद परेशान था। एक ही प्रश्न रह रह कर उनको मथ रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर वो दोनों पति पत्नी अकेले किस तरह रहेंगे? कौन भागदौड़ और सेवा टहल करेगा? फिर ब्याज व मकान किराए की सीमित आय, खर्चे कैसे पूरे होंगे? वृद्धावस्था में बीमारियां भी तो लग जाती हैं। बहू बेटों का साथ छोड़कर शायद उन्होंने ठीक नहीं किया, मगर वो क्या करते? तीनों बेटों में से एक भी उन्हें मन से रखना नहीं चाह रहा था। तीनों एक दूसरे पर डाल रहे थे। बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। उनके लिए वहां एक एक पल काटना दूभर हो गया था। जब इसी तरह उपेक्षा से रहना है तो अपने घर जाकर क्यों ना रहे, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफें उठाएंगे, ये एहसास तो रहेगा कि अपने घर में रह रहे हैं। घर की याद आते ही वो बेचैन हो उठे। बड़ी मुश्किल से 17-18 घंटों का लंबा सफर तय हुआ। 27-28 वर्ष पूर्व गृह प्रवेश के समय सुख की जो अनुभूति उन्हें हुई थी, उससे 1000 गुना ज्यादा इस वक्त हो रही थी। उनका मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में वो स्वयं रहते थे, ऊपर वाला किराए पर उठा दिया था। उनके आने की खटर पटर सुनकर ऊपर छज्जे में से गुड़िया झांकने लगी। 5 साल की प्यारी सी नन्ही गुड़िया, उनके किराएदार श्रुति और रंजन की बिटिया। उन्हें देखते ही खुशी से किलक कर वो तालियां पीटने लगी। ओए होए, बाबा आ गए, अम्मा आ गई। वो जब तक आंगन में आते, नन्ही गुड़िया तेजी से भागती, सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और उनसे आकर लिपट गई। पीछे पीछे खिलकता उससे छोटा चुन्नू भी था। बद्रीनाथ और पारो उन दोनों को कसकर भींच बच्चों की मानिंद फूट फूट कर रो पड़े। तब तक श्रुति व रंजन भी आ गए थे। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाबा अम्मा गए तो थे अपने बेटों के पास स्थायी रूप से रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और वो भी बिना किसी सूचना दिए, अकेले एकाएक अपना पूरा सामान लेकर। मगर बाबा अम्मा जिस तरह गुड़िया चुन्नू को चूमते हुए रो रहे थे, श्रुति और रंजन कुछ न पूछ कर भी सब कुछ ताड़ गए। दोनों उनके समीप आकर बैठ गए और उनके हालचाल पूछने लगे। बद्रीनाथ और पारो का जी हल्का होने के बाद श्रुति और रंजन ने उनका सामान उठाया और ऊपर जीने में चढ़ाने लगे। बद्रीनाथ ने सामान नीचे ही रखने का आग्रह किया, पर श्रुति और रंजन ने स्नेहपूर्वक मना कर दिया कि इतने लंबे सफर के बाद थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। वृद्ध दंपत्ति का हृदय भर आया। वो सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बतियाने लगे। सबसे ज्यादा चहक रहे थे गुड़िया और चुन्नू। दोनों बद्रीनाथ व पारो की गोद में इस तरह उछल कूद रहे थे जैसे अपने सगे दादा दादी की गोद में हों। वृद्ध दंपत्ति को ये सब बेहद खुशगवार लग रहा था। पिछले 2.5-3 महीनों में उन्होंने, उनके अपनों ने जो गाँव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही उनकी सारी कसक वो भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और सोच रखा था। इससे पहले कि वो आश्वस्त होकर चैन की सांस लेते, तभी गुड़िया ने बातों के प्रवाह में अपनी ये सूचना दे डाली कि उसके पापा ने एक घर खरीद लिया है। वो अब वहीं जाकर रहेंगे। सुनते ही बद्रीनाथ और पारो जड़वत रह गए। एक पल को उन्हें सूझा ही नहीं कि इस शुभ उपलब्धि पर वो अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक और सुख की अनुभूति हो रही थी कि उनके निश्चल सेवा भावी किराएदार का सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर दिल भी बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे वो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा काटना चाहते थे, वे ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उधर श्रुति और रंजन अजीब पसोपेश में पड़ गए थे। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी, ये जानकारी वो अपने वृद्ध मकान मालिक को देना भी चाहते थे, मगर अपनों से ठुकरा कर आए। इन वृद्ध जनों की जो नाजुक मनोस्थिति इस वक्त थी, उसे देखते हुए इस बात को
वो एक दो दिन और छिपाना चाहते थे। श्रुति ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था कि भले ही 2-3 माह का किराया और देना पड़े, 4 दिन बाद होने वाला गृह प्रवेश वो आगे बढ़ा देगी। बाबा अम्मा का वो दिल से सम्मान करती थी। उसकी दोनों प्रसूतियां अम्मा जी ने स्वयं इसी घर में करवाई थी। हालांकि दोनों बार उसकी सासू माँ गांव से यथा समय आ गई थी, मगर अम्मा जी ने उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थी। बाद में भी सगी दादी की तरह वो गुड़िया और चुन्नू की देखभाल करती रहती थी। अब ऐसी स्नेहमयी अम्मा से वो भला एकदम कैसे कह देती कि हम 4 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से बरबस आंसू ढुलक पड़े। पथराई सी बैठी अम्मा जी ने जल्दी से अपने मनोभावों को नियंत्रित किया। गुड़िया के शुभ समाचार देने के साथ ही वो सोफे से उठी और आगे बढ़कर श्रुति को वात्सल्य से भींच लिया। अरे पगली, ऐसी खुशखबरी ऐसे रोते हुए देते हैं। साथ ही उन्होंने बटुए से 100 का नोट निकालकर उसके हाथों में जबरदस्ती ठूस दिया। बाबा ने भी रंजन व बच्चों को बधाई के रुपए दिए। रंजन और श्रुति के गले रुलाई से भर आए। अगले दिन पौ फटने से पहले ही अम्मा जी उठ गई। नीचे आकर वो अपने बंद घर की साफ सफाई करने लगी। खट्टर पट्टर सुनकर रंजन व श्रुति भी आ गए और अम्मा जी के काम में हाथ बटाने लगे। उनका ये अपनत्व देखकर अम्मा जी का हृदय भर आया। अम्मा जी अपनी रसोई भी आरंभ करना चाह रही थी, मगर श्रुति ने अधिकार पूर्वक मना कर दिया। रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना था। बाबा तुरत फुरत अकेले इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे। रंजन के सहयोग से 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो जाएगा। तब तक अम्मा बाबा उन्हीं के संग भोजन करें। वैसे भी अम्मा जी के हाथ का जायकेदार भोजन किए 3 महीने बीत गए थे। गुड़िया तो रोज मुंह फुलाती थी। अम्मा जी जैसी सब्जी आप क्यों नहीं बनाती मम्मी। आखिर अम्मा जी को हार माननी पड़ी। दोपहर का भोजन कर बाबा अम्मा नीचे आराम करने चले गए। रंजन 10 बजे बैंक जा चुका था। गुड़िया भी स्कूल गई थी। चुन्नू को थपकी देती श्रुति सोच में डूब गई। रह रह कर बाबा अम्मा जी के भावी जीवन की त्रासदी की कल्पना उसे झकझोर देती। कैसे रहेंगे वे दोनों? क्या बीत रही होगी इस वक्त उन दोनों के दिलों पर? जिन बेटों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो ही पराये हो गए। उनके खर्चे कैसे चलेंगे? रिटायर होने के बाद उनकी आय के साधन ही क्या थे? पीएफ, ग्रेच्युटी का कुछ भाग वो पिछले वर्ष बड़ी पोती की शादी में खर्च कर चुके थे। शेष बचा फंड अन्य पोते पोतियों के नाम कर दिया था। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बचाया। मुश्किल से 70-80 हजार रुपयों की एफडी थी बैंक में, और था ये मकान। एफडी के ब्याज और मकान के किराए से कैसे चलेगा उनका खर्च? हमारे जाने के बाद पता नहीं कैसे किराएदार आए। यदि हमारी तरह घर जैसा समझने वाले ना आए तो? बाबा अम्मा की बीमारी में सेवा टहल कौन करेगा? सोच सोच कर श्रुति का कलेजा मुंह को आने लगा। श्रुति को बेटी समझकर रखा था बाबा अम्मा ने। दरअसल उनकी स्वयं की बेटी का नाम श्रुति कीर्ति था। नाम की इस समरूपता ने अम्मा बाबा को कुछ ज्यादा ही जोड़ दिया था श्रुति से। अब ऐसे स्नेहिल माता पिता को छोड़कर वो कैसे चल दे? तभी नीचे टाटा सूमो के रुकने की आवाज आई। गांव से उसके सास ससुर माँ बाबूजी आने वाले थे। श्रुति उठी और आंसू पोंछती पोंछती नीचे आई। माँ बाबूजी ही थे। श्रुति की उड़ी रंगत देख वो घबरा गए। श्रुति ने हाथ के इशारे से चुप रहने का संकेत किया और ऊपर आकर उन्हें सब हाल कह सुनाया। सुनकर उन्हें भी गहरा सदमा लगा। बाबा को अपना बड़ा भाई मानने लगे थे बाबूजी। बाबा अम्मा की आत्मीयता देख माँ बाबूजी निश्चिंत रहते थे। गांव में रहते हुए उन्हें अपने बेटे बहू की चिंता करने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने फौरन निर्णय लिया, रंजन उस मकान को बेच देगा और यहीं रहकर बाबा अम्मा की सेवा करेगा। बाबा को जब इस निर्णय की जानकारी हुई, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने समझाया, गहने और मकान बनवा लिए तो बन जाते हैं, वरना योजनाएं ही बनती रहती हैं। इसीलिए भावनाओं में बहकर अब हो रहे कार्य को मत टालो।
बाबा की दूरंदेशी भरी सलाह के आगे सबको झुकना पड़ा और रंजन के घर का गृह प्रवेश हो गया। रंजन अपने घर चला गया। वो 2-3 माह बाद जाना चाहता था, पर बाबा अम्मा ने समझाया, गृह प्रवेश के बाद घर सूना नहीं छोड़ते। बाबा का घर खाली हो गया। उस पर किराए से देना है कि तख्ती लग गई। पूरे 7-8 वर्षों बाद लगी थी ये तख्ती। रंजन के जाने के बाद बाबा अम्मा को बेहद सूनापन लगने लगा। एक सहारा था उससे। पता नहीं अब जो किराएदार आए उनका स्वभाव कैसा हो। बाबा रोज अगले किराएदार का इंतजार करते। सुबह से शाम हो जाती, पर कई दिन तक एक भी किराएदार नहीं आया। अब उन्हें घबराहट होने लगी। एफडी के ब्याज के बमुश्किल 400 रुपये मिलने वाले थे। यदि कोई किराएदार नहीं आया तो अगले माह का खर्च कहाँ से निकलेगा। इस किराए की आमदनी का ही तो सहारा था उनको। पास की नकदी अब चुकने लगी थी। बचत खाते में भी कोई विशेष रकम नहीं थी। तो क्या अगले माह एफडी तुड़वानी पड़ेगी। सोच सोचकर वो परेशान हो जाते। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वो। उनके एक सहयोगी मित्र ने समझाया भी था, जमाना बहुत खराब है बद्रीनाथ। माँ बाप को अपनी मुट्ठी बंद रखने का दौर आ गया है। सब कुछ बच्चों के नाम मत करो। घबरा कर वो ऊपरी मंजिल में आए। खाली कमरे भाएं भाएं कर रहे थे। उन कमरों में घूमते हुए, उसकी दीवारों पर हाथ फेरते हुए उन्हें वो दिन याद आ गए जब वो अपने सपनों के इस घर को बनवा रहे थे। इसकी एक एक ईंट उनकी जानी पहचानी थी। इसे बनवाते समय कितने रंगीन सपने देखे थे उन्होंने। तीनों बेटे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, नीचे एक बेटा रहेगा, ऊपर दो। कितना अच्छा लगेगा उस वक्त। पूरा घर गुलजार रहेगा। उनका बुढ़ापा भी चैन से कट जाएगा। नंगे फर्श पर बैठकर वो फफक फफक कर रो पड़े। बुढ़ापे में ये दिन भी देखने थे। नीचे किसी कार के रुकने की आवाज आई। आंसू पोंछ वो फुर्ती से उठे और भागकर गैलरी में आए। श्रुति, कीर्ति और निखिल कार से उतर रहे थे। बेटी दामाद को देखते ही उनका जी हरा हो गया। उनकी बूढ़ी थकी रगों में जान आ गई। जवानों की सी चपलता से वो दौड़ते हुए नीचे आए। पारो तब तक द्वार खोल चुकी थी। श्रुत कीर्ति अंदर आई। माता पिता की दयनीय हालत देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। हाय, 3 माह में बेचारे कितने बूढ़े हो गए हैं। श्रुत कीर्ति को अपनी रुलाई रोकना दुश्वार हो गया। उसे तो मालूम ही नहीं था कि बाबा अम्मा यहाँ आ चुके हैं। कल उनसे बात करने के लिए उसने बड़े भैया के घर फोन लगाया था। भाभी से मालूम पड़ा बाबा अम्मा का मन नहीं लग रहा था, तो वापस चले गए। रो रो कर श्रुत कीर्ति का बुरा हाल था, तो इसीलिए मन नहीं लग रहा था। वो बार बार उल्हाना देती। 3 माह में कम से कम 6 बार उसने फोन पर बात की थी। अम्मा बाबा ने एक बार भी इशारा नहीं किया। करते कैसे बेटी। बाबा का गला रूंध गया। जब रहना उन्हीं के संग था, कैसे करते शिकायत। यहाँ आने के बाद तो करते। अब कैसे कहें बाबा, कैसे बतलाएं अपनी दुर्दशा। आज महज 1 रुपया खर्च करने से पहले भी कई कई बार सोचना पड़ रहा है उन्हें। दूध तक तो बंद कर दिया है। सब्जी भी कंजूसी से खाते हैं। कितने आशंकित मन से जी रहे थे वो दोनों। एक ही चिंता खाए जा रही थी, अगले माह एफडी न तुड़वानी पड़े। निखिल की तो क्रोध से मुट्ठियां भींच गईं। जेब से मोबाइल निकाल लिया। अभी लताड़ता हूँ तीनों को। शुद्ध कीर्ति ने रोक दिया। जाने दो, क्या फायदा ऐसे निठल्लों से कुछ कहने का। माता पिता के प्रति लेश मात्र भी दर्द होता तो क्या इस तरह व्यवहार करते। निखिल कसमसाकर रह गया। शुद्ध कीर्ति रसोई में गई। वहां एक सरसरी नजर डालते ही सब ताड़ गई। पलटकर उसने आंखों आंखों में निखिल को इशारा किया। निखिल भी समझ गया। वो तुरंत बाहर निकल गया। बाबा अम्मा कनखियों से सब देख रहे थे। बेटी दामाद का मंतव्य भांपते ही वो संकोच में पड़ गए। हाय, उनकी रसोई का खर्च एक दिन बेटी उठाएगी। ऐसी बदहाली की कल्पना तो उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। बुढ़ापा कैसे कैसे दिन दिखला रहा है। शर्मिंदगी से वो व्याकुल हो उठे।
अलमारी में 400 रुपए पड़े थे। देने के लिए वो उठकर दरवाजे की ओर लपके। श्रुतकीर्ति ने हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं रेस लगानी है? बेटी, बाबा का चेहरा एकदम कातर हो गया। दामाद जी पैसे लेकर तो गए ही नहीं। आप भी बाबा, श्रुतकीर्ति ने थोड़ा झुंझला कर कहा। क्या निखिल आपके बेटे नहीं हैं? हैं, क्यों नहीं? लेकिन बेटी, जरा सोच, दामाद से ये सब अच्छा लगेगा हमें? और घुट घुट कर मन मार कर रहते हुए अच्छा लग रहा है आपको? श्रुतकीर्ति का गला रूंध गया। इन पुराने रिवाजों को छोड़ो बाबा। 3-3 कमाऊ बेटे जब मुंह मोड़ ले, तो क्या बेटी दामाद भी आंख बंद करके बैठ जाए? छोड़ दें माता पिता को लावारिसों की तरह? चाय नाश्ता करवाकर श्रुत कीर्ति रसोई बनाने लगी। निखिल और बाबा अम्मा भी वहीं बैठकर हाथ बटाने लगे। निखिल अम्मा बाबा को अपने संग चलने के लिए मनाने लगा। बाबा अम्मा संकोच में पड़ गए। बेटी के घर रहने की कल्पना वो कैसे कर सकते थे? उन्होंने दबे स्वर में अपनी लाचारगी जाहिर की। उनकी मनोदशा समझकर निखिल ने फिर और जिद नहीं की। वो एक दूसरी योजना पर विचार करने लगा। यदि ये योजना सफल हो गई तो बाबा अम्मा पूरे मान सम्मान से रह सकेंगे। इसमें उसे रंजन का पूरा सहयोग चाहिए था, विशेषकर श्रुति का। श्रुति को ही अधिक समय देना पड़ेगा इसमें। भोजन करने के बाद वो रंजन से मिलने चला गया। 4 माह बीत गए। दोपहर के 12 बज रहे थे। बाबा अम्मा बेहद व्यस्त थे। तभी बाहर एक रिक्शा रुका। रिक्शा में बाबा के बड़े बेटे बहू सुमंत और श्लेषा थे। श्लेषा ने अपनी भेदी नजरें चौराहे से ही घर पर गड़ा दी थी। रिक्शा रुकने के साथ ही उसने घर का जायजा ले लिया। बाहर ढेर सारे स्कूटर, मोटरसाइकिलें, अंदर लोगों की चहल पहल। यदि पहले से उसे ये जानकारी नहीं होती कि बाबा ने ढाबा खोल लिया है, तो घर पर लोगों की भीड़ देखकर वो यही समझती कि सास ससुर में से कोई एक खिसक गया है। ईर्ष्या से उसने दांत पीस लिए। पास बैठा सुमंत भी चोर नजरों से सब कुछ ताड़ रहा था। पिछले 4 महीनों में उसने एक बार भी माता पिता की खोज खबर नहीं ली थी। वो आज भी यहाँ नहीं झांकता, मगर पिछले हफ्ते एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में किसी परिचित ने उसे जानकारी दी कि उसके बाबा रिटायर्ड लाइफ में भी भरपूर कमाई कर रहे हैं, सर्विस लाइफ से भी ज्यादा। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ था। श्रेषा की तो छाती पर सांप लौट गया था। ऐसा कौन सा तीर मारा होगा बुढ़ऊ ने? कहीं मकान बेचकर ऐश तो नहीं कर रहे बुड्ढे बुढ़िया? हिस्सा हमारा भी है उसमें। श्लेषा ने तुरंत मोबाइल पर अपने मायके बात की और सारी जानकारियां जुटाने को कहा। 4-5 दिन में उसके भैया ने हैरत अंगेज जानकारियां दी। बाबा ने ऊपरी मंजिल पर दर्जन भर लड़कों का छात्रावास बना दिया। नीचे मेस चालू कर दी। इन छात्रों के कारण मेस में बीसियों और छात्र आने लगे। रंजन के परिचय की वजह से बिना परिवार के रहने वाले बैंक कर्मी व अन्य लोग भी। ढाबा ही खोल लिया बाबा ने। टिफिन सर्विस भी है। 200 से ज्यादा परमानेंट मेंबर बन गए हैं। 200 मेंबर? सुमंत की आंखें तो आश्चर्य से 2 सेंटीमीटर फैल गईं। यदि प्रति मेंबर कमाई 100 रुपए भी हो तो महीने के 20,000 रुपए। बाप रे, वो स्वयं महीने के 14,000 कमाता था। श्लेषा गर्दन तान कर रिश्तेदारों में इसका बखान करती थी। मगर बाबा की कमाई तो इस बुढ़ापे में, हाय हाय, उसके अंग अंग में ईर्ष्या की आग लग गई। उसका युवा पुत्र सलिल साल भर से अपना व्यापार जमाने का यत्न कर रहा था। 2-3 लाइनें बदल दी थी। सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उल्टे 30-35 हजार रुपयों का घाटा हो गया था। सुमंत के स्वार्थी जहन में फौरन एक स्कीम आई। क्यों ना सनिल को बाबा के साथ फिट कर दिया जाए। वैसे भी बाबा को सहारे की जरूरत होती होगी। थक जाते होंगे बेचारे। निर्णय लेने में फिर उसने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। श्लेषा को साथ लेकर वो तुरंत यहाँ आ धमका। रिक्शे से उतर दोनों लोहे के गेट तक आए। अंदर का दृश्य साफ दिख रहा था। बड़े हॉल को बाबा ने भोजन कक्ष बना दिया था। देसी ढंग से नीचे बैठकर ग्राहक भोजन ग्रहण कर रहे थे।
बाबा की आवाज बाहर तक आ रही थी। बाबा पारिवारिक वात्सल्य से आग्रह कर करके ग्राहकों को भोजन करवा रहे थे। वो घूम घूम कर पड़ोसियों को निर्देश भी दे रहे थे। तभी एक नौकर की नजर सुमंत और श्लेषा पर पड़ी। अंगूठे से हाथ पोंछता वो उनकी ओर लपका। करीब आकर उसने पूछा, भोजन करना है? फिर सूटकेस आदि देखकर उसने कहा, लेकिन साहब, हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ठहरने के वास्ते आपको किसी होटल में। अबे, गुस्से से सुमंत ने दांत पीसे। बेवकूफ, हमें पहचानता नहीं? हम यहाँ के मालिक हैं। मालिक? होठों में बुदबुदाकर वो सिर खुजाने लगा। मालिक तो अंदर बैठे हैं। फिर फूल गोभी के कीड़े की तरह ये कौन एकाएक प्रकट हो गया? सुमंत ने गुर्राकर उसे सामान उठाने का हुक्म दिया। नौकर अनसुना करके खड़ा रहा। तभी अंदर से बाबा की आवाज आई, फतेहचंद, पानी लाना बेटा। जी लाया बाबा। फतेहचंद बिना सामान उठाए अंदर भागा। सुमंत सामान उठाने का निर्देश देता रह गया। इस अप्रोक्ष अपमान ने सुमंत का चेहरा लाल कर दिया। इच्छा हुई अभी अंदर जाकर इस फत्तू को तड़ातड़ दो चार थप्पड़ जमा दे। तभी उसे ध्यान आया कि फिलहाल गरज उसकी है और ये नौकर बाबा का है। बाबा के नौकरों को डांटने पर बाबा नाराज हो सकते हैं। दोनों बरामदे में आकर ठिठक गए। घर में प्रवेश पहले बड़े हॉल से करते थे। वहां ग्राहक भोजन कर रहे थे, इसीलिए उधर से जाना उचित नहीं रहेगा। जूते चप्पल उतारकर वो साइड वाले छोटे कमरे में आए। बाबा ने उसे ऑफिस बना दिया था। कमरे में कोई नहीं था। इस कमरे में अंदरूनी द्वार से वे गलियारे में आए। तभी बाबा अम्मा ने उन्हें देख लिया। उनके प्रणाम करने पर बाबा अम्मा ने भाव शून्य चेहरे से आशीर्वाद दिया। फिर कुशल क्षेम की दो तीन बातें पूछकर औपचारिकता निभाई और अपने काम में व्यस्त हो गए। बाबा हॉल में चले गए। अम्मा किचन में रह गए। सुमंत और श्लेषा। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि अपना सामान घर के किस कोने में रखें, स्नान आदि कहाँ करें। अपने ही घर में वो उपेक्षित से खड़े थे। अचानक श्लेषा को वो दिन याद आ गए जब बाबा अम्मा उसके घर रहने के लिए आए थे। दोनों बूढ़े इंसान अपने ही पुत्र के घर में किस तरह टुकुर टुकुर बेबसी से अपने आप में सिमटे दुबके रहते थे। धरती का बोझ बोलता था सुमंत उन्हें। 3-4 मिनट बीत गए। बाबा अम्मा नौकर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सुमंत अम्मा के पास गया। अम्मा, तैयार होने के लिए हम ऊपर जाते हैं। ऊपर तो कॉलेज के लड़के रहते हैं, अभी उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। फिर सुमंत ने याचक दृष्टि अपनी जननी पर टिका दी। अम्मा ने फतेहचंद को इशारा किया। फतेहचंद उन्हें किचन के बाजू वाले कमरे में ले गया। 4-5 माह पूर्व जब बाबा अम्मा सुमंत के घर रहने गए थे, श्लेषा किचन में झांकती तक नहीं थी। बेचारी अम्मा अकेले खटती रहती। मगर आज अम्मा के घर श्लेषा को किचन में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आधे घंटे में ही नहा धोकर वो किचन में पहुंच गई। अम्मा जी उस वक्त वहां दो नौकरों से टिफिन भरवा रही थी। श्लेषा बिना कहे नौकरों के संग काम में जुट गई। अम्मा जी ने इसरार भी किया कि यहाँ का काम तुम्हें समझ नहीं आएगा, मगर श्लेषा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सुघड़ बहू की तरह सास के काम में हाथ बटाती रही। भोजन बनाने वालियों के संग रोटियां बेलने में भी उसे संकोच नहीं हुआ। अम्मा मन ही मन मुस्कुराकर स्टोर रूम की तरफ चली गईं। श्लेषा रसोई वाली बाइयों के संग बतियाते हुए फटाफट हाथ चलाने लगी। तभी अचानक उसके कान खड़े हो गए। बाहर से अनंत और मेघा की आवाज आ रही थी। देवर देवरानी की आवाज सुनते ही वो चौंक पड़ी। तुरंत गर्दन उचकाकर गलियारे में झांका। अनंत और मेघा बतियाते हुए गलियारे में आ रहे थे। उनको देख श्लेषा सकते में आ गई। ये दोनों भला क्यों आए? कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है? इनके अंकित ने इसी वर्ष ग्रेजुएशन किया है। आशंका से श्लेषा की सांस जहां की तहां थम गई। अनंत और मेघा उसे अपने दुश्मन नंबर 1 नजर आने लगे। इधर रोटी बेल रही गोमती ताई ने बतलाया, दोनों कल शाम को आए थे। अभी कॉलोनी में शर्मा जी से मिलने गए थे। सुनते ही श्लेषा का तनाव बढ़ गया। कल शाम से आई है ये मेघनी की बच्ची। पता नहीं कौन कौन सी पट्टी पढ़ा दी होगी इसने अम्मा जी को।
बाबा अम्मा शायद इसी वजह से कुछ खिंचे खिंचे से हैं। श्लेषा के लिए फिर एक पल ठहरना भी दुश्वार हो गया। वो देवर देवरानी से मिलने का बहाना बनाकर तुरंत किचन से बाहर आई। उसे यूं एकाएक प्रकट हुआ देख अनंत और मेघा बुरी तरह सकपका गए। भैया भाभी कब आ गए? इनके आने के बारे में तो बाबा अम्मा ने कोई जिक्र ही नहीं किया था। कहीं बाबा से कोई सांठ-गांठ तो नहीं कर ली है भैया ने? आशंका से अनंत की खोपड़ी में खतरे के सायरन बजने लगे। उसी समय सुमंत नहा धोकर कमरे से बाहर निकला। गलियारे में अपने छोटे भाई को देखते ही वो तनावग्रस्त हो गया। उफ, ये क्यों आ गया? मेरी योजना का कहीं पलीता ना लगा दे। दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति खलने लगी। अपने मन की दुर्भावनाओं को छिपाकर वो मुस्कुराते हुए मिले जरूर, मगर अंदर ही अंदर वे अपने अपने जाल बुनने लगे। दोपहर का 1 बज गया। वो सब भोजन करने बैठे। खाते हुए सुमंत का ध्यान बार बार घर की बदली हुई काया की ओर जाता। बाबा का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा हो गया था। बेटों के घर जाने से पूर्व बाबा ने अपना फोन कटवा दिया था। बंद घर में फोन रखकर वो क्या करते? आज उनके पास दो दो फोन थे, मोबाइल भी था। उनके फोन लगातार घनघना रहे थे। बाबा के यहाँ लंच पैक की सुविधा भी थी। अधिकांश फोन उसी के लिए आ रहे थे। खाना खाते हुए सुमंत मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बाबा कम से कम 1,000 रुपया रोज छाप रहे थे। खाना खाने के दौरान बाबा ने श्रुति को बैंक भेज दिया था। उसके साथ ऊपर छात्रावास में रहने वाला अशोक भी था। जब तक इनका भोजन होता, श्रुति बैंक से 60,000 रुपये लेकर आ गई। बाबा ऑफिस में आए। थोड़ी देर में 3 व्यापारी आ गए। बाबा ने पहले ही फोन कर दिया था। श्रुति ने उन व्यापारियों का हिसाब निकाला। कोने की एक कुर्सी पर बैठा सुमंत ये सब देख रहा था। घी तेल के व्यापारी को बाबा ने करीब 16,000 रुपये का भुगतान किया। सुमंत फटी फटी आंखों से देखता रह गया। उसका वेतन 14,000 रुपये माहवार था, यानी उसकी पगार से ज्यादा रुपए का भुगतान बाबा एक एक व्यापारी को कर रहे थे, और ये मात्र भुगतान 19 दिनों की सप्लाई का था। सुमंत का कंठ सूख गया। कितनी भारी तरक्की कर ली थी बाबा ने इस बुढ़ापे में। उसने चापलूसी करते हुए अपने पिता की तारीफ की। बाबा हौले से मुस्कुरा दिए। सब दामाद जी की कृपा है। निखिल ने ही दिया था इसका आइडिया। निखिल का भतीजा पीएमटी की तैयारी करने के लिए कोटा गया था। वहां वो एक परिवार में पेइंग गेस्ट बनकर रहा। कोटा में आजकल बहुत से मकान मालिक छात्रों को अपने घरों में रहने के साथ साथ भोजन की सुविधा भी देते हैं। घर जैसा माहौल, घर जैसा भोजन, छात्रों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह होती है। निखिल ने बाबा को यही कार्य करने की सलाह दी। बाबा अम्मा हिचकिचाए कि भला इस बुढ़ापे में वो इतनी भागदौड़ कैसे करेंगे। निखिल ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि सब हो जाएगा, आप बस मैनेजमेंट संभाल लेना। निखिल पूरे 2 सप्ताह रहा। इधर उधर भाग दौड़ कर उसने 12 कॉलेज छात्रों का चयन किया। ये छात्र अभी तक छोटे छोटे से एक एक कमरे में रह रहे थे। बाबा के घर उन्हें अच्छा खुला माहौल मिला। मनोरंजन के लिए नीचे बाबा के पास टीवी देखने आ जाते। बाबा के यहाँ उन्हें एक भारी फायदा और था। गांव से आने वाले उनके रिश्तेदार उनके साथ ठहर जाते। उनके होटल के खर्च बच जाते। छात्रों के चयन में निखिल ने विशेष ध्यान रखा। 4 छात्र मेडिकल के थे। जरूरत पड़ने पर वो बाबा और अम्मा को डॉक्टरी सहायता भी तुरंत उपलब्ध करवा देते। कुछ छात्र कॉमर्स कॉलेज के थे। उनका कॉलेज सुबह रहने से घर में दिन भर चहल पहल रहती थी। मेस के लिए निखिल ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयों का इंतजाम कर दिया। अम्मा के हाथ की रसोई बहुत स्वादिष्ट बनती। अम्मा सिर्फ मसाले निकालने व छौंक लगाने का काम करती। बाकी सारा काम दोनों बाइयां संभालती। शुरू में मेस सिर्फ उन 12 छात्रों के लिए प्रारंभ हुई थी, लेकिन जब छात्र के अन्य मित्रों ने वहां भोजन किया तो वे भी अम्मा के पास रोज गुहार करते। दादी माँ, हमें उधर होटल का खाना अच्छा नहीं लगता। पेट खराब हो रहा है। आपके यहाँ घर जैसा खाना मिलता है। प्लीज दादी माँ। उनके अनुरोध के आगे बाबा अम्मा को झुकना पड़ा। छात्र बढ़ते गए, काम बढ़ता गया। श्रुति इस बीच वहां से जा चुकी थी।
कमरे में बाबा के अलावा और कोई नहीं था। सुमंत असली मुद्दे पर आया। बातों की एक योजना बना। उसने अपनी नजरें बाबा के चेहरे पर गड़ा दी। अकेले इतना सारा काम संभालने में आपको दिक्कत आती होगी। कोई दिक्कत नहीं, बाबा ने बात पूरी होने से पूर्व ही काट दी। ऊपर रहने वाले सभी लड़के उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे। अपने दादा दादी की तरह बाबा अम्मा की सेवा करते थे। उन लड़कों के कारण ही बाबा की मेस का कारोबार बढ़ता गया था। बाबा अब उनसे खाने रहने का आधा पैसा लेते। लड़के भी उन्हें दिलो जान से चाहने लगे थे। बाबा अम्मा को इस उम्र में और क्या चाहिए था। सकपकाए सुमंत से कुछ कहते नहीं बना। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने एक बार फिर गोटी फेंकी। लेकिन बाबा, रुपयों का लेन देन, हिसाब किताब, इन कामों के लिए घर का एक व्यक्ति होना जरूरी है। श्रुति है ना, रंजन भी सहयोग करता है। मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब? सुमंत ने शंका का तीर छोड़ा। आप हिसाब किताब कभी चेक ही नहीं करते? क्या जरूरत है? रंजन स्वयं बैंक में बड़े बड़े हिसाब किताब देखता है। फिर भी बाबा, आखिरकार वो एक पराया है। कौन कहता है कि वो पराया है? बाबा ने अपनी कठोर नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी। इस बुढ़ापे में मुझे किसने सहारा दिया? उसी ने तो। बाबा की आंखें सुलगने लगीं। 2-3 क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने रूखे स्वर में कहा, तुम लोग क्या सोचते हो? ये सारा कारोबार मैंने जमाया है। मैंने मेहनत और भागदौड़ की है। वे सुमंत को घूरते रहे, फिर उठकर टहलने लगे। सिर्फ स्कीम बना देने से कोई कारोबार सफल नहीं हो जाता। उसके लिए पूंजी लगती है, मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ती है। मेरे पास पैसा बचा था क्या? इस उम्र में रसोई का इतना सारा सामान रोज रोज ले आता। रोज सवेरे सब्जी ले आता, काम वालों का इंतजाम कर लेता। और बाबा ने निखिल की तारीफ करते हुए बताया कि उसने जब रंजन को योजना बताई तो रंजन तुरंत तैयार हो गया। वो बाबा अम्मा की सेवा जान देकर भी करना चाहता था। बैंक से ताबड़तोड़ लोन दिलवा दिया। गांव से उसके बाबूजी ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयां भेज दी। रंजन के बैंक में सैकड़ों व्यापारियों के खाते थे। थोक व्यापारियों के यहाँ से घी, तेल, अनाज, मसाले सब आ जाते। सब्जी मंडी के दलालों व व्यापारियों से भी रंजन की बहुत पहचान थी। कारोबार जमाने के लिए रंजन ने 10-12 दिनों की छुट्टी ले ली। सारी मेहनत तो रंजन श्रुति की ही थी। फिर क्यों ना विश्वास रखूं इन दोनों पर। फिर कमरे से निकलते निकलते बाबा ने असली तीर छोड़ा। तुम सगों ने तो हमें खाली हाथ अपने अपने घरों से भगा दिया था। ये रंजन ही है जिसने हमें संभाला। हमारा असली बेटा तो यही है, और हमारे कारोबार का आधा भागीदार भी। सुमंत और अनंत सिर झुकाए बैठे रहे। अपनी खुदगर्जी के कारण जो अंधेरा उन्होंने अपने असहाय वृद्ध माता पिता के जीवन में कर दिया था, उसकी कालिमा कलंक बनकर उनके ही चेहरों पर पुत गई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।